नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। यह 5 मई 1789 से लेकर 9 नवंबर 1789 ईस्वी तक चला था। इस क्रांति के हम लोग कारण, परिणाम, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये है विश्व का मानचित्र। यहाँ देखेंगे तो ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ देखेंगे तो ये है यूरोप, और इसी यूरोप में यह देश पड़ता है फ्रांस। ठीक है, इसको और करीब से देखिए तो ये है यूरोप का मानचित्र। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा फ्रांस। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर क्रांति का जन्म कैसे हुआ। तो क्रांति का जो मूल कारण था वो मुख्यतः दो था। एक था राजतंत्र में निरंकुशता, यानी देखिए जो राजा का शासन होता है उसे राजतंत्र कहा जाता है, और दूसरा समाज में असमानता फैली हुई थी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजतंत्र में निरंकुशता कैसे था। तो देखिए, फ्रांस में जो राजा होते थे उन्हें लुई कहा जाता था। ठीक है, फ्रांस के राजा को लुई कहा जाता था। और इनका जो ये लुई का जो शासन था फ्रांस में, यह काफी निरंकुश था, अत्याचारी था। इनके पास काफी असीमित अधिकार थे, लेकिन जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे। ठीक है, इन्हीं के पास न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों शक्ति जो थी वो राजा के पास हुआ करती थी, और जनता के पास जो है किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। ये स्वेच्छावादी थे, यह मनमाना शासन किया करते थे। जब लुई 15वें का शासन आया, लुई 15वां, यानी इनसे पहले जो थे 14 और लुई राजा हो गए हुए थे। लुई 1, लुई 2, लुई लुई 3, लुई 4, लुई 5, इसी तरह से जो है लुई 15वें का शासन आया 1715 ईस्वी में, और यह 1774 ईस्वी तक चला। इनके समय में जो है फ्रांस की स्थिति थोड़ी खराब हो गई। कारण यह था कि ऑस्ट्रिया, एक यूरोप का ही एक देश है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इस ऑस्ट्रिया में जो है राजगद्दी के लिए या फिर उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी जो है यह कूद गए ब्रिटेन के खिलाफ। एक तरफ से जो है एक व्यक्ति को ब्रिटेन समर्थन दे रहा था, दूसरे को ये दे रहे थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें इन्होंने भी सहयोग दिया। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने एक युद्ध यह लड़ लिया, दूसरा ब्रिटेन के साथ इन्होंने डायरेक्टली जो है एक युद्ध लड़ा जो 7 वर्ष तक चला। उसे सप्तवर्षीय युद्ध या फिर 7 ईयर वॉर कहा जाता है। तो ये दो दो युद्ध में शामिल हो गए, और सप्तवर्षीय युद्ध में जो है इन्हें बहुत बुरी तरह से हार का भी सामना करना पड़ा। और इस दोनों युद्ध में भाग लेने के कारण और हार मिलने के कारण, दोनों में हार जाने के कारण, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया कि आम जनता पे टैक्स जो है और बढ़ा दिया। इससे जो है आर्थिक स्थिति जो आम जनता की थी और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब देखते हैं कि आखिर उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, असमानता क्या था। तो उस वक्त की जो सामाजिक व्यवस्था थी फ्रांस में 18वीं शताब्दी में, वह 3 भागों में थी। प्रथम वर्ग में जो है पादरी वर्ग आते थे, यानी चर्च के जो पुजारी होते हैं उन्हें पादरी वर्ग कहा जाता था। तो प्रथम वर्ग में ये पादरी आ जाते थे। द्वितीय वर्ग में राज परिवार के जो सगे संबंधी हो गए या फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो गए, राजा के वफादार लोग हो गए, तो इन्हें जो है दूसरा वर्ग में रखा जाता था। इनको मुख्यतः सामंत वर्ग या कुलीन वर्ग भी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, दूसरे वर्ग को ही सामंत वर्ग या कुलीन वर्ग कहा जाता था। और तीसरा वर्ग जो है, इस वर्ग में सामान्य जनता, यानी किसान हो गया, व्यापारी हो गया, मजदूर हो गए, शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, लेखक हो गए, ये जो है ये तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते थे। फ्रांस की जो उन दिनों की कुल आबादी थी उसका लगभग 90% जो थे वो किसान ही होते थे। ठीक है, फ्रांस जो है एक कृषि प्रधान देश उस समय भी हुआ करता था, और आज भी फ्रांस जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो उस वक्त जो है फ्रांस की कुल आबादी का जो है 90% आबादी जो थी वो किसान की थी। यानी तीसरे वर्ग में ही जो है, तीसरे वर्ग की जो जनसंख्या थी वो लगभग 90% थी। लेकिन ज्यादातर जो किसान थे वो भूमिहीन थे, उनके पास भूमि थी ही नहीं या फिर बहुत कम थी। ठीक है, और तो फिर अगर किसानों के पास ही भूमि कम है तो किसके पास भूमि थी। तो फ्रांस की जो 60% से ज्यादा भूमि है उस पे प्रथम वर्ग यानी ये पादरी वर्ग, और दूसरा वर्ग यानी ये जो कुलीन वर्ग हो या फिर सामंत वर्ग हो गए, इनके पास जो थी फ्रांस की 60% से ज्यादा भूमि ये प्रथम और दूसरे वर्ग के लोगों के पास थी। और इसी 40% जो बच गए, 40% भूमि, उस 40% भूमि में जो है 90% किसानों का गुजारा हो रहा था, जिसमें ज्यादातर किसान जो थे वो भूमिहीन थे या फिर कम भूमि के मालिक थे। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि अब कर देख लेते हैं। तो देखिए, जो भूमि तो किसानों के पास कम था, लेकिन कर जो है, टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा किसान ही दिया करते थे। कैसे? तो देखिए, पादरी वर्ग यानी जो प्रथम वर्ग था, ये पादरी वर्ग का, इसको कर लगता ही नहीं था, यह कर मुक्त था। ठीक है, और उल्टा जो यह है किसानों से एक धार्मिक कर, टाइड नामक कर, ये धार्मिक कर हुआ करता था। ये किसानों से जो है उल्टे ही कर वसूलता था। यह राजा को कोई कर नहीं देता था, बल्कि उल्टे में जो है वह किसानों से ही एक टाइड नामक धार्मिक कर वसूलता था। इसके अलावा देखेंगे तो ये दूसरा वर्ग हो गया, ये सामंत वर्ग या फिर कुलीन परिवारों का वर्ग, यह जो है
किसानों से सामंती टैक्स वसूला करता था। यानी किसान जो है वो पादरी वर्ग को भी कर दे रहे हैं, दूसरे वर्ग को भी कर दे रहे हैं, और इसके अलावा जो है राजा को भी एक टाइल नामक एक कर हुआ करता था। ये डायरेक्ट जो है राजा को दिया करते थे। तो देखिए, जिसके पास सबसे कम भूमि है, जो सबसे ज्यादा लाचार है, वही जो है तीनों तरीके का कर या फिर टैक्स पेमेंट कर रहा है। राजा को जो ये टाइल नामक कर था, ये तीसरे वर्ग के सभी लोग दिया करते थे। किसान, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी, जितने भी सामान्य लोग हो गए, ये राजा को कर दिया करते थे। तो इनमें देखेंगे किसानों की जो स्थिति है, जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, 90% किसान है, यह जो है ये पादरी वर्ग को भी कर दे रहा है, दूसरे वर्ग को सामंती कर दे रहा है, और राजा को भी एक टाइल नामक कर दे रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि किसानों की जो स्थिति थी, यह काफी दयनीय हो गई थी। और इस कारण जो है किसान जो है ये पादरी वर्ग और राज परिवार दोनों से जो है घृणात्मक स्थिति किसानों की जो है, दोनों के प्रति, पादरी वर्ग के प्रति और राज परिवार के प्रति जो है किसानों की घृणात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब किसानों की घृणात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही थी, यानी फ्रांस की आबादी का लगभग 90% लोगों की जो है राज परिवार और पादरी वर्ग के प्रति जो है घृणात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही थी। देख लेते हैं, लुई 15वें के बाद जो है लुई 16वें का कार्यकाल आया। इन्होंने भी कोई सुधार नहीं किए, उल्टा इन्होंने, जब ये फ्रांस के जब राजा बने 1674 ईस्वी में, तो 1774 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 1774 ईस्वी में लुई 16वें जब राजा बने, तो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। ठीक है, इसके बावजूद जो है अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा 1775 से 1783 के बीच ब्रिटेन के खिलाफ, तो इन्होंने जो है ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध में जो हार हुई थी फ्रांस की, उस हार का बदला लेने के लिए ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ जो है युद्ध में कूद जाते हैं। और इससे जो है इनकी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है, देखिए युद्ध में जो है सैनिकों को खर्च देना पड़ता है, गोला बारूद पे खर्च करना पड़ता है, तो इसलिए जो आर्थिक स्थिति जो थी फ्रांस की, वो और ज्यादा खराब हो गई, और स्थिति यह हो गई कि फ्रांस की स्थिति दिवालियेपन के कगार पे आ गई। आम जनता पे जो है टैक्स का बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिस कारण जो है आम जनता में जो है और ज्यादा आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब एक तरफ तो आम जनता में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो ही चुकी थी, दूसरी तरफ जो है उस वक्त जो फ्रांस के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इस राजतंत्र की आलोचना करके जो है इस आक्रोश को एक क्रांति के रूप में बदला। उन दिनों के एक विद्वान हुआ करते थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने जो है फ्रांसीय राजतंत्र की काफी आलोचना की। इन्होंने कहा कि जनता को तो कोई अधिकार नहीं है, राजा को सारे अधिकार है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों अधिकार राजा को है। इसके अलावा देखेंगे तो इन्होंने कहा कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए फ्रांस में, यानी राजा का शासन तो रहे, राजतंत्र तो रहे, लेकिन संविधान के रूप से। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों की जो शक्ति जो है, ये राजा जो अपने पास रखे हुए हैं, इन तीनों शक्ति को अलग अलग लोगों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए, जिसे शक्ति के पृथक्करण या फिर अलगाव का सिद्धांत कहा। इन्होंने कहा कि ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों शक्तियां जो हैं, ये फ्रांस के अलग अलग विभागों को सौंपा जाना चाहिए, राजा के पास जो है ये तीनों अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे जो है इनके विचार से जो है फ्रांसीसी जनता जो है काफी प्रभावित हुई। इसके बाद एक विद्वान आए, वॉल्टेयर नाम के विद्वान, ये भी फ्रांस के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है चर्च के भ्रष्ट आचरण पे जो है, और उसके जो वो जो अन्याय कर रहे थे, आम जनता से, दबी हुई जनता से और ज्यादा कर ले रहे थे, इसके विरोध में जो है अपनी पुस्तक में लिखा। इन्होंने लिखा कि फ्रांस में जो है वो राजतंत्र जो है वो निरंकुश है, राजा मनमाना काम करता है, राजा के पास सारे अधिकार हैं, लेकिन जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा, उन्होंने चर्च पे जो है, चर्च के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये चर्च वाले कर नहीं देते हैं, उल्टा आम जनता से ही कर लेते हैं, धार्मिक कर। तो उन्होंने इस चर्च के इस रवैये को अत्याचारी रवैया बताया। वॉल्टेयर ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया कि ब्रिटेन का जिक्र किया। उसने कहा कि फ्रांस जिस ब्रिटेन को शत्रु मानता है, उस ब्रिटेन में देखिए तो वहाँ उदार राजनीति है, वहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, जनता को बहुत सारे अधिकार है। इसकी तुलना में हम फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस जो है, फ्रांस की स्थिति जो है वो काफी आलोचनात्मक है। वोल्टेयर ने सीधे सीधे जो है फ्रांस के राजतंत्र पे और फ्रांस के चर्च पे, जो चर्च की स्थिति थी, उस पर सीधे सीधे प्रहार किया। वोल्टेयर के विचार से जो है फ्रांस की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो प्रभावित हुई, क्योंकि यह आबादी जो है राजतंत्र और अत्याचारी चर्च से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इनके विचारों से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद एक व्यक्ति है रूसो, ये भी फ्रांस के ही थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि सभी मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, सभी मनुष्य स्वतंत्र है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि राजा जो है वो जनता का स्वामी नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि जो सर्वोपरि सत्ता जो है ये राजा की, ये सत्ता जो है वो जनता के हाथों में होनी चाहिए। राज्य में जो भी कानून बने वो सामान्य जनता के इच्छा अनुसार कानून बने। अब इन लोगों की, जब ये दार्शनिक लोग, ये विद्वान लोग जब अपने अपने विचारों को पेश करने लगे,
तो इनसे जनता जो है वो काफी प्रभावित हुई, क्योंकि जनता को जो है एक कहीं ना कहीं एक राह दिखा इनके विचारों को पढ़ करके, और यही राह जो है आगे चल के जो है एक क्रांति के रूप में जन्म हुआ। राजतंत्र के प्रति इनकी घृणा बढ़ गई और यही आगे चल के क्रांति के रूप में उत्पन्न हुई। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आखिर क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है जर्जर हो ही चुकी थी। तो इस जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फ्रांस के जो अर्थशास्त्री लोग थे, उन्होंने राजा को सलाह दिया कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सामंत वर्ग या कुलीन वर्ग कहा जाता है, इनको जो है इन पे भी अब जो है कर लगाइए। इन्होंने सुझाव दिया राजा को, फ्रांस के उस वक्त के अर्थशास्त्री लोगों ने। उन्होंने कहा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो इन लोगों पे भी कर लगाइए। तो इसके लिए राजा और उस वक्त के जो फ्रांस के जो सम्राट है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण, यह चूंकि एक महत्वपूर्ण फैसला था, तो इसके लिए इन्होंने एक बैठक बुलाई। उस बैठक को कहा गया स्टेट्स जनरल या प्रतिनिधि सभा। दरअसल फ्रांस के राजा को, फ्रांस के सम्राट को इतिहास से ही जब भी कोई फैसला लेना पड़ता था, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था, तो वह एक बैठक बुलाते थे, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाते थे। और इस बैठक को बुलाने का जो निर्णय लेते थे, वो फ्रांस के सम्राट खुद लेते थे कि कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दरअसल 175 वर्षों से जो है यह बैठक बुलाई ही नहीं गई थी। यानी आखिरी बार जो यह बैठक बुलाई गई थी वो 1614 ईस्वी में ही यह बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद से लेके अब तक जो है 1789 ईस्वी तक इस बैठक का आयोजन ही नहीं किया गया था। राजा ने जिस बैठक का आयोजन हर वर्ष करना चाहिए था, उस बैठक का जो आयोजन है वो 175 वर्षों से नहीं किया जा रहा था। लेकिन चूंकि यह एक महत्वपूर्ण फैसला लेना था कि हाँ दूसरे वर्ग पे भी कर लगाया जाना चाहिए, तो इसके लिए जो इन्होंने है, लुई सोलहवें ने 175 वर्ष बाद जो है 1789 ईस्वी में स्टेट्स जनरल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जो है तीनों वर्ग को, यानी प्रथम वर्ग, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग, इन तीनों वर्गों को अपने अपने प्रतिनिधि भेजने थे। अब 1789 ईस्वी की स्टेट जनरल की बैठक हुई। इस बैठक में जो है सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी यानी तीसरे वर्ग को था। इन वर्गों को उम्मीद था कि इनके ऊपर से जो है करों का बोझ कम किया जाएगा। इन्हें सामंत वर्ग और चर्च वर्ग, जो यानी प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग है, इनके शोषण से इन्हें मुक्ति मिलेगी। बैठक जब हुई तो इस दौरान जो है तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, किसानों के, मजदूरों के, इनके प्रतिनिधियों ने मांग की कि जो फ्रांस में जो प्रतिनिधियों का जो चयन हो, वह जो है आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। यानी जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसके उतने प्रतिनिधि हो, ताकि जब भी कोई फैसला लेना हो और फैसले के दौरान अगर मताधिक वोटिंग का समय हो, मत का प्रयोग किया जाए, तो उस वक्त जिसकी ज्यादा मत होगी उसी के आधार पर फैसला होगा। तो फ्रांस की जो ये तीसरे वर्ग की आबादी थी वो सबसे ज्यादा थी। तो इनके प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इस बैठक में हमारे प्रतिनिधि भी जो है वो सबसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन जो इसमें प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। और इनके इनकार करने के बाद जो है तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने जो है वो इस बैठक का बहिष्कार कर देते हैं। और इस बैठक का बहिष्कार करने के बाद ये इस बैठक का बहिष्कार करने के बाद जो है 600, ये जो तीसरे वर्ग के 600 प्रतिनिधि, तीसरे वर्ग 600 प्रतिनिधि जो है वर्साय के ही एक टेनिस कोर्ट, जहाँ पे टेनिस खेल होता है उसे कोर्ट कहा जाता है, ठीक है, तो इसी टेनिस कोर्ट में जमा होकर एक सभा का आयोजन करते हैं। कौन से वर्ग के लोग? सिर्फ तीसरे वर्ग के लोग, क्योंकि ये बहिष्कार कर दिए हुए थे स्टेट्स जनरल का। तो ये अलग जो है अपना टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और एक सभा करते हैं, और इसी सभा को जो है वो लोग नेशनल असेंबली या फिर राष्ट्रीय सभा घोषित कर देते हैं। और यह घोषणा करते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली है ये संविधान तैयार करेगी और राजा को इस संविधान को मान्यता देना पड़ेगा। और इस संविधान जो तैयार करेगी इसमें राजा के अधिकार को कम किया जाएगा, यानी राजतंत्र तो रहेगा लेकिन राजा के पास जो अधिकार है वो कम रहेंगे। बहुत से अधिकार जो होंगे वो जनता के हाथों में होंगे। और उसके बाद में चूंकि तीसरे वर्ग की आबादी जो है वो फ्रांस की कुल आबादी का 90% है, इसलिए जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि है यही पूरे फ्रांस के प्रतिनिधि है। अब चूंकि जनता के आक्रोश बहुत ज्यादा था, तो इसलिए जो है 27 जून को लुई 16वें जो है फ्रांस के सम्राट ने, इन्होंने जनता को आक्रोश को देखते हुए इस नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और नेशनल असेंबली को ही संविधान सभा के रूप में भी मान्यता दे दी कि ठीक है, आप संविधान तैयार कीजिए, हम उसको मान्यता देंगे। इसके बीच में, इसी बीच एक अफवाह फ्रांस में फैल गई कि फ्रांस के जो राजा है वो बेस्टाइल का किला, यहाँ पे देखेंगे तो यह फ्रांस का मानचित्र, यहाँ पे देखेंगे तो ये है पेरिस, और इसी पेरिस में पड़ता है बेस्टाइल का किला। तो उस वक्त ये अफवाह फैली कि फ्रांस के जो राजा है लुई 16वें, ये बेस्टाइल के किले में सैनिकों और गोला बारूदों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो क्रांतिकारियों का दमन कर सके, उनके वो दबा सके क्रांतिकारियों को।
अब इस अफवाह के कारण जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को आम जनता की जो पूरी भीड़ थी उसने बेस्टाइल के किले पे हमला कर दिया, और हमला करके वहां जो बंद कैदी थे उन्हें भी मुक्त करा दिया और बेस्टाइल के किले पे अधिकार कर लिया। और इसे जो है इसी दिन को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति का वास्तविक शुरुआत कहा जाता है। यहाँ देखेंगे, याद रखेंगे, इस फ्रांस की क्रांति का वास्तविक शुरुआत जो है इसी 14 जुलाई को ही कहा जाता है। और तब से जो है हर वर्ष 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे, अब चूंकि क्रांति जो है लगभग 10 वर्षों तक चला था, 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक, तो इसलिए इतिहासकारों ने जो है इसको 3 अलग अलग चरणों में, 3 अलग अलग समयों में बांट दिया। तो क्रांति का जो ये पहला चरण था वो 1789 से 92 ईस्वी तक चला। इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को ये जो नेशनल असेंबली है या फिर इसी को संविधान सभा कहिए, तो इसने कानून बनाया, और कानून बनाकर जो है चर्च और सामंत को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे जनता से कर वसूलने का, इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसके बाद में जो है इसने सभी के लिए 26 अगस्त 1789 ईस्वी को सभी के लिए मानवाधिकार की घोषणा की, यानी जितने भी फ्रांस की आबादी है उन सब के मानवाधिकार होंगे, ह्यूमन राइट होंगे। इसके अलावा इसने चर्च की जो संपत्ति थी, जो कर नहीं देते थे चर्च, उस संपत्ति को जब्त कर लिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो पादरी का चुनाव होगा वो अब जो होगा वो जनता तय करेगी कि कौन जो है किस चर्च के पादरी बनेंगे। और उसके बाद में पादरी जो, यानी फ्रांस के जो ईसाई के जो पुजारी हो गए वो पादरी कहलाते हैं। तो ये जो पादरी होंगे इनको जो शपथ लेना होगा वो शपथ जो है फ्रांस के राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी, साबित करनी पड़ेगी शपथ लेकर के। अब इसका विरोध जो है, क्योंकि ईसाई वर्ग में पुजारी वर्ग होते हैं पादरी, तो इसका विरोध जो है यूरोप के बहुत से देशों ने किया कि ये पादरियों पे तो काफी अत्याचार हो रहा है। और बहुत से जो पादरी वर्ग थे ये फ्रांस छोड़कर चले भी गए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार अब पादरियों पे शुरू हो गया है। 1791 ईस्वी में फ्रांस का लिखित संविधान तैयार हुआ, और इस संविधान को फ्रांस के राजा लुई 16वें ने मान्यता भी दे दी। और इस तरह जो है क्रांति का जो पहला चरण था 1789 से 92 ईस्वी का चरण, या 1789 से 92 ईस्वी का काल, इस दौरान जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और 1791 ईस्वी में इस नेशनल असेंबली को, यानी संविधान सभा को जब संविधान पारित कर दी, तो इस नेशनल असेंबली को भंग करके और एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। जैसे अपने यहाँ भारत में लोकसभा है, उसी तरह से फ्रांस में एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। लेकिन संविधान तो तैयार कर दिया था, लेकिन इस संविधान में बहुत सारी कमियां थी। अभी कमी क्या थी कि फ्रांस की उन दिनों की आबादी लगभग 3 करोड़ थी, लेकिन जो मत देने का जो अधिकार दिया गया था, वोटिंग का जो राइट दिया गया था, वो सिर्फ 40 लाख लोगों को ही दिया गया था। और किन किन लोगों को दिया गया था, जो क्राइटेरिया थी कि पहले तो उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसके बाद में वो उच्च करदाता होने चाहिए, यानी ज्यादा मात्रा में कर देते हो, ठीक है, और वो केवल पुरुष होने चाहिए, यानी महिला को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। तो जिनको मताधिकार पाना था उनके लिए ये क्राइटेरिया थे कि 25 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, उसके बाद में उच्च करदाता यानी हाई टैक्स पेयर होना चाहिए, और केवल पुरुष होने चाहिए। और ऐसे ही सिर्फ 40 लाख लोगों को जो है मताधिकार दिया गया, वोटिंग राइट दिया गया, और इन्हें जो है इन्हीं 40 लाख लोगों को सक्रिय नागरिक कहा गया। बाकी जो महिला हो गए या फिर शेष पुरुष जो कम कर देते थे, कर देने में असमर्थ थे, यानी मजदूर हो गए, छोटे किसान हो गए, गरीब लोग हो गए, और जिनकी आमदनी ही नहीं है वो कर कहाँ से ज्यादा देंगे, तो इन लोगों को जो है मताधिकार यानी मत देने का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया, और इन्हें जो है निष्क्रिय नागरिक कहा गया, जो काफी अपमानजनक था। इसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो गठन किया गया था, इसका अगर आपको मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो उसके लिए भी आपको हाई टैक्स पेयर यानी उच्च करदाता जो ज्यादा मात्रा में कर देते हैं वही जो है इस असेंबली के सदस्य बन सकते थे। गरीब लोग जो है, मजदूर लोग, ये लोग इस असेंबली के सदस्य भी नहीं बन सकते थे, और ना ही इन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया था, ठीक है। सरल शब्दों में, आसान भाषा में अगर कहा जाए, तो ये जो संविधान निर्माण किया गया था यह सिर्फ धनी वर्ग के लोगों के लिए, अमीरों के लिए ही संविधान था, क्योंकि गरीब को तो न अभी इस सभा में सदस्य बन सकते थे और ना ही उन्हें मत देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था। तो गरीब जो है अब भी वंचित ही थे। इसलिए जो है इस संविधान में काफी सारी कमियां थी, और इस संविधान को जो है धनी वर्गों का संविधान कहा गया। इसके बाद में देखेंगे तो क्रांति में एक दूसरा चरण आया, और ये दूसरा चरण कहलाया 92 से 1792 ईस्वी से 1794 ईस्वी के समय को जो है क्रांति का दूसरा चरण कहा गया। इस दौरान जो है 745 सदस्यों वाले एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया,
और इस गठन लेजिस्लेटिव असेंबली में दो तरह के लोग हुए, ठीक है। एक जो है दाहिने तरफ की कुर्सी पे एक गुट बैठा। यह गुट था जो राजतंत्र का समर्थक था। यह चाहता था कि फ्रांस में राजा रहे, संविधान भी रहे, लेकिन राजा भी रहे, राजतंत्र चलता रहे, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र चले। तो ये लोग जो है दाहिने तरफ बैठे, ठीक है। तो इन्हें कहा गया दक्षिणपंथी या राइट, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है एक बाईं ओर लोग बैठे, और यह लोग जो है राजतंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, राजतंत्र के प्रबल विरोधी थे। इन्हें जो है वामपंथी, लेफ्ट विंग या फिर रेडिकल कहा गया। तो ये जो दुनिया में आज आप सुनते होंगे राइट विंग, लेफ्ट विंग, तो इन शब्द का जो जनक है, इन शब्द का जो जनक है, ये फ्रांस की क्रांति ही, ठीक है। फ्रांस की क्रांति से ही इन दोनों शब्दों का, लेफ्ट विंग और राइट विंग, दक्षिणपंथी या वामपंथी का जन्म जो है इन शब्दों का यहीं से हुआ है। इसके बाद में देखेंगे आगे चल के ऑस्ट्रिया जो है बहुत से ऐसे लोगों को अपने यहाँ, ऑस्ट्रिया देखेंगे तो ये रहा फ्रांस, और यहाँ देखेंगे तो ये रहा ऑस्ट्रिया, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इस ऑस्ट्रिया ने जो है बहुत से लोगों को अपने यहाँ शरण दे रखा था, वैसे लोगों को जिन्हें ये जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है ये समझते थे कि ये हमारे शत्रु है। उनको ऑस्ट्रिया ने, जब ये भाग करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में इन लोगों को शरण दिया गया था, ऑस्ट्रिया ने अपने यहाँ शरण दिया था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऑस्ट्रिया को कहा कि आप ये जो हमारे शत्रु लोग हैं इनको वापस करिए, हमें दे दीजिए। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस पे इनकार कर दिया। इस पर जो है फ्रांस की असेंबली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1792 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इस युद्ध में जो है फ्रांस की सेना ही पराजित हुई। इसके बाद में जो है फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ये जिसमें ऑस्ट्रिया युद्ध में हार का जो ये कारण है, ये लुई 16वें के माथे पे फोड़ा। इसने कहा कि ये जो लुई 16वां है ये ऑस्ट्रिया के राजा से मिली भगत कर लिया है, सैनिकों का गुप्त रहस्य बता दिया है, कैसे सैनिक हमला करेंगे, ये सब की जानकारी इसने ऑस्ट्रिया तक पहुंचाई है। यानी इसने जो है फ्रांस के राजा ने जो है लुई 16वें ने ये देशद्रोह का काम किया है और इस पे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और उसके बाद में इन लोगों ने जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो गठन किया गया था उसको भी भंग कर दिया। और इसने क्या कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें जो ये राजतंत्र के जो समर्थक लोग हैं ये लोग रहेंगे, इसलिए इस लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जाएगा। और 21 सितंबर को इन्होंने जो है एक नेशनल कन्वेंशन का गठन किया। लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया और एक नेशनल कन्वेंशन का गठन किया। और इसमें सिर्फ जो है वामपंथी या जो लेफ्ट विंग के जो लोग थे इन्हीं लोगों का चयन हुआ, यानी जो राजतंत्र के कट्टर दुश्मन थे, राजतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों का चयन हुआ इस नेशनल कन्वेंशन में, ठीक है। जो राजतंत्र के समर्थक या फिर राइट विंग लोग थे या फिर जिन्हें दक्षिणपंथी लोग कहा गया, इन लोगों को इस नेशनल कन्वेंशन में कोई जगह नहीं दिया गया। राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना की गई, राजा का पद जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया। और इस नेशनल कन्वेंशन द्वारा घोषणा की गई कि जो ये हमारा फ्रांस का जो एक गणतंत्र स्थापित हुआ है, यह गणतंत्र जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होगा। यानी फ्रांस के सभी लोग स्वतंत्र होंगे, फ्रांस के सभी लोग समान होंगे, कोई अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होगा, और बंधुत्व जो है सभी वर्ग जो है मिलजुल कर आपस में रहेंगे। तो यह जो है फ्रांस की क्रांति से ही नारा निकला है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ये फ्रांस की क्रांति से ही निकला है। फिर इन्होंने क्या किया कि सम्राट लुई 16वें को गिरफ्तार करके उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को फांसी दे दी। साथ साथ इन्होंने राजतंत्र के जो बहुत से जो समर्थक थे, राजघराने के जो सगे संबंधी थे, उनमें से भी बहुत से लोगों को इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। इसलिए जो है ये फ्रांस की क्रांति का जो है दूसरा चरण था, 1792 से 94 ईस्वी तक का समय, इसको उग्र गणतंत्रवाद कहा गया। यानी गणतंत्र की तो स्थापना हुई लेकिन यह काफी उग्र गणतंत्रवाद था। इसमें एक युद्ध भी लड़ा, इन्होंने कई से राजतंत्र के समर्थक लोगों को फांसी भी चढ़ा दिया। तो इसलिए जो है इस काल को, दूसरे चरण को उग्र गणतंत्र कहा गया, उग्र गणतंत्रवाद। फिर आगे चल के अब जानते हैं क्रांति का ये तीसरा चरण और आखिरी चरण, यानी जो 1794 से 1799 ईस्वी तक था। तो इस दौरान जो है इस उग्र गणतंत्र को खत्म करके फ्रांस ने जो है एक बार फिर से जो है एक नया संविधान तैयार किया। और इस नया संविधान में जो है उग्र गणतंत्र की जगह उदार गणतंत्र या फिर इसे डायरेक्टरी कहा, इसकी स्थापना की गई। इन्होंने कहा कि अब उग्र गणतंत्र नहीं रहेगा, अब फ्रांस में जो है एक उदार गणतंत्र रहेगा। और इस तरह से इन्होंने डायरेक्टरी की स्थापना की। शासन को जो है 5 निदेशक मंडल में बांट दिया, यानी 5 अलग अलग विभागों में बांटा और सभी विभाग को बराबर का अधिकार दिए गए। और ये डायरेक्टरी का जो शासन है, यानी उदार गणतंत्र का जो शासन है, ये 1799 ईस्वी तक चला। अंत में 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस डायरेक्टरी के शासन को खत्म कर देता है और एक काउंसिल का गठन करता है। और यहीं से जो है
इस क्रांति का आधिकारिक रूप से फ्रांस की क्रांति का अंत हो जाता है, क्योंकि जो है उन्हें जो चाहिए था फ्रांसीसी लोगों को, वो एक नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में एक लीडर, या फिर एक आगे चल के इस नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, तो फ्रांस के लोगों को जो चाहिए था वो नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में इन्हें मिल गया। तो इसलिए जो है आधिकारिक रूप से जो है इस फ्रांस की क्रांति का अंत हो गया। ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं कि इस आखिर क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम था कि दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो ये नारा मिला दुनिया को, वो फ्रांसीसी क्रांति से ही मिला। लेफ्ट विंग और राइट विंग शब्द से दुनिया परिचित हुई, तो ये भी फ्रांसीसी क्रांति से ही परिचित हुई। उसके बाद में ये जो राजा के प्रति जो भक्ति हुआ करती थी, जिसे राजभक्ति कहते थे, यानी राजा के प्रति आस्था रखना, वो अब देशभक्ति में बदल चुकी थी। राष्ट्रवाद के से लोग परिचित हुए, और फ्रांस की क्रांति से पूरा यूरोप भी प्रभावित हुआ, और यहीं से जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे उदय हुआ, ठीक है, या कैसे एक अच्छा लीडर बना और आगे चल के इसने फ्रांस, खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ये एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग किसी और दिन जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।